हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान पहुंचते ही इमरान खान पर बरसे नवाज शरीफ। यहां तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही भारत और कश्मीर पर दे दिया ऐसा बयान। जी हां दोस्तों, नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचते ही कश्मीर और भारत बयान से नहीं रहे अछूते। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर मिन्नतें करते करते थक गया कनाडा, लेकिन भारत ने एक बात नहीं मानी। 41 डिप्लोमेट्स को भेज दिया उनके देश, जिसके बाद दोस्तों कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकालने पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन का भी बड़ा बयान आया है। भारत के फैसलों से असहमति दर्शाई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां खुद पूर्व पाकिस्तानी सेना अधिकारी का सबसे बड़ा दावा, कहा पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा निर्यातक। जी हां दोस्तों, कश्मीर का नरसंहार भी दिलाया याद। साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां गृह मंत्री अमित शाह जी का सबसे बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार लाने वाली है 3 नए कानून। वो कौन कौन से नए कानून है सबसे पहले आपको बताएंगे, और सबसे बड़ा सर्वे बताएंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ का, और बताएंगे कैसे गुजरात में 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की दिल के अटैक से मौत। जी हाँ, क्या रहा कारण आपका जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान पहुंचते ही इमरान खान पर बरसे नवाज शरीफ। भारत और कश्मीर पर क्या बोले पूर्व प्रधानमंत्री, बताते पाकिस्तान पहुंचने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लाहौर में एक विशाल रैली मीनारे पाकिस्तान को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें आई लव यू कहा। नवाज शरीफ ने रैली में अपने प्रारंभिक टिप्पणी में जनता से कहा कि आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आपके साथ मेरा प्यार का रिश्ता वही है, इस रिश्ते में कोई अंतर नहीं है। भीड़ की जय जयकार का जवाब देते हुए नवाज ने कहा, मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हैं कि मैं भी आपसे प्यार करता हूं। जो प्यार मोहब्बत मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, मुझे उस पर नाज है। ये मेरा और आपका रिश्ता सालों से चलता आ रहा है। ना आपने मुझे कभी धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला मैंने पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा की। नवाज ने कहा कि मैंने हमेशा पाकिस्तान के मसले हल किए हैं, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, देश में बिजली सस्ती करवाई, लेकिन मेरे खिलाफ जाली केस बनाए गए, मुझे जेलों में डाला गया। शहबाज के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। नवाज ने कहा आगे कि आपके प्यार ने मेरे सारे दुख दर्द भुला दिए हैं, लेकिन कुछ घाव कभी नहीं भरते। आखिर कौन है जो जनता को नवाज शरीफ से दूर कर देता है। नवाज ने कहा कि उन्होंने अपनी माँ और पत्नी को राजनीति के कारण खो दिया है। दोस्तों, अपने भाषण में नवाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बिना पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते सुधारने की बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर का समाधान इसी से हो सकता है। नवाज शरीफ ने अपनी रैली में फलस्तीन का समर्थन किया। उन्होंने फलस्तीन का झंडा हाथ में लिया और गाजा में हो रही हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। यानी कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार से पहले ही नवाज शरीफ जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी उनकी कोशिश यही रही थी कि वो भारत के साथ युद्ध ना करे और बातचीत से मुद्दों को सुलझाए। और अब भी दोस्तों उन्होंने इस बयान से यही जवाब दिया है, यही बात कही है कि वो भारत के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे और कश्मीर मुद्दे को सुलझाएंगे। लेकिन भारत लगातार जिस प्रकार से कहता आया है कि कश्मीर हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का था है और रहेगा। आखिर ये बात नवाज शरीफ को कौन समझाए, लेकिन जो भी है दोस्तों प्यार से बातें समझाने की बात कही गई है नवाज शरीफ के द्वारा। ऐसे में दोस्तों नवाज शरीफ का ऐसा बयान देना, भारत के साथ प्रेम उमड़ने जैसा बयान देना, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ को पता है कि उसे किसी भी कीमत पर सत्ता में वापस आना है, और अगर वो भारत के खिलाफ ही कोई भी बयान देगा तो उसे पता है कि कई एजेंसियां उसके पीछे लग जाएंगी और कई ऐसे देश जो भारत के सपोर्ट में खड़े हैं वो पाकिस्तान में किसी भी कीमत पर नवाज की सरकार तो कतई भी बनने नहीं देंगे। ऐसे में दोस्तों आपकी इस पर क्या पर्सनल राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इंडिया कनाडा टेंशन के बीच बड़ी खबर, हम भारत के फैसलों से सहमत नहीं। जी हां, कनाडा के राजनयिकों की वापसी पर ब्रिटेन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार के फैसलों पर अपनी असहमति व्यक्त की है, जिनके चलते एक सिख अलगाववादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी गतिरोध के मद्देनजर कनाडाई राजनयिकों को नई दिल्ली छोड़नी पड़ी है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के एक बयान में शुक्रवार को कहा गया है कि इस कदम से राजनयिक संबंधों को लेकर वियना संधि के प्रभावी अमल पर असर पड़ा है। इससे पूर्व कनाडा ने कहा कि उसने कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की जून में हुई हत्या में भारतीय एजेंट के शामिल होने के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दावों पर तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच राजनयिकों का दर्जा एक तरफा
इस्तीफा रद्द करने के संबंध में भारत की चेतावनी के बाद 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने निज्जर के मारे जाने की घटना में भारतीय एजेंट के शामिल होने के आरोप को दृढ़ता से खारिज किया है और राजनयिकों की वापसी के संबंध में वियना संधि का किसी उल्लंघन से भी इनकार किया है। एफसीडीओ के बयान में कहा गया कि मतभेदों को सुलझाने के लिए संबंधित राजधानियों में संवाद और राजनयिकों की आवश्यकता होती है। हम भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से सहमत नहीं हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कई कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि 41 डिप्लोमेट्स को भारत ने उनके देश आखिर भेज ही दिया। लाख मिन्नतें करते रह गया कनाडा, भारत ने नहीं मानी उसकी एक भी बात। यानी 41 डिप्लोमेट्स को वापस भेजना था भारत को, तो भेज ही डाला। जी हाँ, अब ऐसे में कनाडा को भी पता चल चुका होगा कि उसने किससे पंगा लिया था। जी हाँ, ये भारत है, ये नया भारत है, 2014 से पहले का भारत नहीं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों कमेंट में आप लोग भी मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना कतई भी मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पूर्व पाकिस्तान अधिकारी का बड़ा दावा, खुद कहा कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा निर्यातक। 1947 का कश्मीर नरसंहार भी दिलाया याद। बता दे, पाक सेना के मेजर जनरल अकबर खान ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर कड़ा प्रहार किया। अकबर खान ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा और बेशर्म निर्यातक पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास पर इजरायल के हमले की निंदा करने के लिए मार्च कर रहा है और ट्वीट कर इसे नरसंहार और मानवता का अंत बता रहा है। इस कृत्य से उसका दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। पाकिस्तान अक्टूबर 1947 में निर्दोष कश्मीरी हिंदू और ईसाइयों के अपने विश्वासघाती आक्रमण और नरसंहार को भूल गया है। 75 वर्ष से अधिक समय तक भीख मांगने और रोने से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति मिली, लेकिन 21वीं सदी में इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की पहचान करना मुश्किल नहीं है, जिन्होंने 1947 में भारत की आजादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन किया था। अब समय आ गया है कि दुनिया मानवता के लिए पाकिस्तान के पहले योगदान के बारे में सीखे। जी हाँ दोस्तों, अपनी पुस्तक रेडर्स इन कश्मीर में पाक सेना के मेजर जनरल जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अकबर खान ने कश्मीर पर उनके जिहाद में पाकिस्तान की भूमिका का वर्णन किया। ऐसे में किसी एक देश के लिए इससे बड़ी घनघोर बेइज्जती और क्या ही हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ खुद पाकिस्तान का ही पूर्व अधिकारी पाकिस्तान को दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवाद का निर्यातक बता रहा है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस अधिकारी ने बिल्कुल सच्ची बात कही है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मुस्लिम देशों की यात्रा से बचे यहूदी। दोस्तों, इजराइल की चेतावनी, नागरिकों से तुर्की को तुरंत छोड़ने की दे दी दलीलें। जी हां, इजराइल ने हमास के साथ जारी युद्ध के बीच सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए मुस्लिम देशों की यात्रा न करने की सलाह दी है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि जिन मुस्लिम देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी किए गए हैं उनमें मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के साथ साथ मालदीव जैसे बिना यात्रा अलर्ट वाले मुस्लिम देशों की यात्रा करने से बचे। इसके अलावा इजरायली नागरिक अगली सूचना तक तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को सहित किसी भी मध्य पूर्वी या अरब देशों की यात्रा से बचे। इजराइल ने कहा कि विदेशों में उसके नागरिक सुरक्षित नहीं है और मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को के लिए सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर मिस्र में बोली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, कहा हमास के जाल में नहीं फंस सकते, हम सभी हैं उसके निशाने। जी हाँ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कहा कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को बढ़ने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच उत्पन्न इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में रोड मैप तय करने की आवश्यकता है। जॉर्जिया मेलोनी ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वो मिडिल ईस्ट में शांति के लिए काहिरा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शिरकत करने मिस्र पहुंची थी। जी हाँ, समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां इजराइल में रहकर फलस्तीन का समर्थन किया तो बसों में भरकर गाजा भेज दूंगा। जी हाँ, नागरिकों पर भड़कते हुए पुलिस चीफ का बहुत बड़ा बयान। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में कई फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इस वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों से इजराइल भी अछूता नहीं है। इजराइल में भी कई लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायली लोगों के प्रदर्शन से नाराज होकर पुलिस प्रमुख कोबी शबताई खासा नाराज हो गए। उन्होंने एक वीडियो में लोगों को धमकी दी। कोबी शबताई ने कहा कि इजराइल में गाजा के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों के लिए करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों को गाजा भेजने की धमकी दी है, जहां इजराइल लगभग 2 सप्ताह से रोजाना बमबारी कर रहा है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में जारी
जारी है। भारत के वांटेड आतंकियों की हत्या का सिलसिला, मसूद अजहर का करीबी भी हुआ ढेर, दहशत में हाफिज सईद। बता दें, पाकिस्तान की सरजर्मी पर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस कड़ी में अब जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के करीबी दाऊद मलिक का नाम भी जुड़ गया है। दाऊद मलिक की हत्या पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि दाऊद पुलवामा हमले में शामिल था। इन घटनाओं से मुंबई के 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी सदमे में है। बीते दिनों पीओके में सुरक्षा घेरे में एक कार में बैठाकर उसके बेटे को कहीं ले जाते हुए देखा गया था। इन हत्याओं पर आईएसआई के कान भी खड़े हो चुके हैं कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब भारतीय सेना ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, तब भारतीय जांच एजेंसियों के पास दाऊद मलिक के वहीं छिपे होने की सूचना थी। हालांकि इन हमलों में वो बच गया था। दाऊद को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। अब ऐसे में दोस्तों लगातार भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो हत्याएं हो रही हैं, क्या लगता है आपको दोस्तों आखिर कौन हो सकता है भारत की जो मदद कर रहा है? चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व राजदूत ने आखिर क्यों ऐसा कहा कि दुश्मन अगर लाहौर को घेर ले और बमबारी कर दे तो। बता दे, फलस्तीनी संगठन हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अशरफ जहांगीर काजी ने एक प्रमुख न्यूज वेबसाइट द डॉन में एक ओपिनियन लेख लिखा है। इस ओपिनियन लेख में उन्होंने गाजा के साथ साथ कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की सरकार की आलोचना की है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान ने खुद को बिना किसी विकल्प, विदाउट एनी ऑप्शंस और बिना किसी विदेश नीति वाले देश के तौर पर पेश किया है। पाकिस्तान की यह नीति उसी तरह की है जो कश्मीर को लेकर रही है। अमेरिका, भारत और चीन में राजदूत रह चुके अशरफ काजी ने अपने ओपिनियन में लिखा है कि भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कोई दुश्मन देश लाहौर को घेर ले और फंसे हुए नागरिकों पर बेरहमी से बमबारी करे, महिलाओं और बच्चों सहित हजारों को मार डाले, बचे हुए लोगों को भगा दे और दुनिया भर को बताए कि लाहौर में आम इंसान नहीं रहते हैं। इन लोगों के प्रति दया और चिंता का भाव नहीं रखना चाहिए। सोचिए कि एक तरफ तबाही को लेकर महाशक्तियां मगरमच्छ के आंसू बहाएं और दूसरी तरफ दुश्मन देश को सैन्य सहायता भी पहुंचाए। सुपर पावर्स कहे कि दुश्मन देश को बचे हुए पीड़ितों से भी खतरा है और उन्हें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत ने कहा, मैं लाहौर का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को संबोधित कर रहा हूं। जिस तरह से लाहौर हर पाकिस्तानियों का दिल है, उसी तरह गाजा के फलस्तीनियों के लिए गाजा शहर भी ऐसा ही है। 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू जब इजराइल के प्रधानमंत्री बने, तब से गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों और पवित्र अल-अक्सा मस्जिद के साथ क्या हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां जयशंकर जी ने सिंगापुर के गृह मंत्री के साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम और द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सिंगापुर के गृह और कानून मंत्री के षणमुगम से शनिवार को मुलाकात कर उनके साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम और द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। जयशंकर जी दक्षिण पूर्व एशिया की अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंचे। वो वियतनाम की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के बाद यहाँ आए हैं। जयशंकर जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज गृह और कानून मंत्री के षणमुगम से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस बीच क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री की षणमुगम के साथ मुलाकात सिंगापुर के उनके समकक्ष विवियन बालकृष्णम, उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, व्यापार और उद्योग मंत्री गैन किम योंग और वरिष्ठ मंत्री टेयो ची हेन से मुलाकात के एक दिन बाद हुई। साथ ही साथ दोस्तों इस विदेशी यात्रा के लिए जयशंकर जी को आप लोग हैप्पी जर्नी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां गाजा हॉस्पिटल अटैक के पीछे हमास, इजराइल नहीं बल्कि रूसी सांसद ने इस ताकतवर देश पर उठा डाली उंगली। बता दें, गाजा के एक अस्पताल पर हुए विस्फोट में लगभग 500 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद रूसी सांसद ने बड़ा आरोप लगाया है। गाजा हॉस्पिटल अटैक को लेकर हमास और इजराइल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन रूसी सांसद ने अब इसमें तीसरे देश का हाथ बता दिया है। रूसी संसद के एक सदस्य ने कहा है कि गाजा सिटी अस्पताल में हुए घातक विस्फोट के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। रूसी लोकसभा यानी ड्यूमा सदस्य एंड्री गुरुलियोव ने क्रेमलिन द्वारा संचालित टेलीविजन चैनल रशिया 1 पर बिना कोई सबूत पेश किए यह बड़ा आरोप लगाया। गाजा स्थित अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल में हुए विस्फोट के लिए इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर दोषारोपण किया। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल के जालिमों, फलस्तीन खाली करो, बेगुनाहों की मौत का तमाशा देखती दुनिया। जी हां, सड़क पर उतरी महबूबा मुफ्ती। बता दें, हमास की ओर से अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा में जोरदार पलटवार किया। इजरायली सेना की ओर से गोलीबारी और बमबारी के चलते गाजा का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। इस बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ये मांग उठ रही है कि इजराइल को अब अपने हमले रोक देने चाहिए और इसी कड़ी में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इजराइल गो बैक के नारे लगाए हैं। उन्होंने शनिवार को श्रीनगर में फलस्तीन के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फलस्तीन में 1500 बच्चे मारे गए हैं, हजारों बेगुनाह लोगों की मौत हुई है, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। महबूबा मुफ्ती ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा, जब यूक्रेन में 2 साल के अंदर 500 बच्चे मारे गए तो पूरा विश्व चीखने लगा था। आज फलस्तीन में हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर के देशों से कहते हैं कि आप इजराइल पर दबाव बनाकर सीज फायर कराओ। पीडीपी चीफ ने कहा कि फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है, वहाँ दवाएं बंद है, वहाँ खाना बंद है और वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है। फलस्तीन में लोगों के ऊपर गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है। अब ऐसे में दोस्तों फलस्तीन का साथ देती दिखाई दी है महबूबा मुफ्ती। इस पर दोस्तों आपका क्या टेक होगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी पीएम ने जमकर की जिनपिंग की चापलूसी, कहा आप पर आंख मूंद कर करते हैं भरोसा, आपको जो पसंद हो वही होगा। जी हां, बता दें चीन पाकिस्तान की दोस्ती से सारी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान कर्ज के लिए अक्सर चीन से भीख मांगता रहता है, जिसे ड्रैगन अपनी शर्तों पर पूरा करके एहसान भी जताता रहता है। IMF का ऋण चुकाने के लिए पाक फिर से चीन के सामने बेबस है। 16 से 20 अक्टूबर तक चीन दौरे दौरान पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की जमकर चापलूसी की। दरअसल जिनपिंग ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC के विस्तार पर रोक लगा दी और आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान को पैसे की सख्त आवश्यकता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे काकर ने जिनपिंग से मुलाकात की। काकर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते स्वर्ग में बने हैं और हमारा देश चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। काकर ने चीन को भरोसा दिया है कि उनका देश ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि जिससे द्विपक्षीय रणनीति भागीदारी को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तानी पीएम जमकर BRI की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दुनिया में चीन के प्रोजेक्ट को कर्ज में फंसाने वाला माना जा रहा है। चीन BRI के तहत पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है, लेकिन आर्थिक संकट की वजह से अब अपने पैर खींच रहा है। इससे पहले तत्कालीन पीएम इमरान खान ने CPEC परियोजना की हकीकत समझकर इसे लटका दिया था, जिससे चीन भड़क गया था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां सीज फायर तोड़ने के बाद पाकिस्तानी टीम को नहीं मिला वीजा। सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट के रोमांच पर पड़ा तनाव का असर। बता दें पंजाब के जालंधर में होने वाले वार्षिक सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में इस बार पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने के बाद चल रहे तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की टीमों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस खबर के बाद सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट के रोमांच पर खासा असर पड़ेगा और इसी के चलते हॉकी प्रेमियों में काफी निराशा देखी जा रही है। हॉकी प्रोमोटर्स भी सवाल उठा रहे हैं कि क्रिकेट खिलाड़ियों को तो वीजा दिया जाता है, लेकिन हॉकी खिलाड़ियों को वीजा क्यों नहीं दिया जाता। अगली खबर की बात करें, जहां पर केरल की कंपनी का इजराइल को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका, कहा युद्ध रोको वरना नहीं बनाएंगे पुलिस की वर्दी। जी हां, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर केरल की एक कंपनी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस कंपनी ने इजरायली पुलिस की वर्दी बनाने से साफ इनकार कर दिया है। इजरायली पुलिस को पिछले कई वर्षों से वर्दी की सप्लाई करने वाली केरल की एक कंपनी ने फलस्तीन के गाजा में छिड़ा संघर्ष बंद न होने तक कोई नया ऑर्डर लेने से मना कर दिया है। केरल के कन्नूर में स्थित मरियन अपेरल प्राइवेट लिमिटेड ने इजराइल और फलस्तीन के आतंकी समूह हमास के बीच छिड़े संघर्ष में निर्दोष लोगों के मारे जाने की खबरें आने लगने के बाद ये फैसला किया है। ये कंपनी पिछले कई वर्षों से इजरायली पुलिस बल के लिए वर्दी की आपूर्ति करती रही है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर है, भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इजराइल में प्रतिनिधियों से की मुलाकात, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। बता दें इस वक्त इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान दुनिया के देश लोग अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसी क्रम में बाकी देश अपने नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच भारत ने भी ऑपरेशन अजय के तहत अपने नागरिकों को बाहर निकालने का काम किया है। दोस्तों कल यानी कि शनिवार 21 अक्टूबर को इजराइल में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कुछ सामुदायिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की और हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां अंग्रेजों के नियम से नहीं चलेगा भारत देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार लाने वाली है 3 नए कानून। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस में भाग लिया और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा है कि सरकार 3 नए कानून लाने वाली है जो आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देगी। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश में सीमा सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा बिना पुलिस बल के संभव नहीं है। किसी भी मौसम या त्योहार में देश की सेवा करने वाले सभी लोगों के बीच पुलिस की
जिसकी ड्यूटी सबसे कठिन है। ये पुलिसकर्मी हमेशा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात रहता है, चाहे आतंकवाद हो, अपराध हो या भारी भीड़। पुलिस हमेशा आम लोगों की जान की सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है। हमारे देश की पुलिस हमेशा हर बिंदु पर खुद को साबित करते आई है। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 नए कानून ला रही है जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देगी। ये तीनों ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए थे। अब इन कानूनों में न केवल भारतीयता झलकेगी बल्कि लोगों के अधिकारों की भी झलक मिलेगी। हमारे संविधान की भावना के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की भी रक्षा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है, कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहाँ छत्तीसगढ़ चुनाव का भी आ गया सबसे बड़ा और ताजा सर्वे। पिछली बार से बढ़ गई बीजेपी की सीट है। जी हाँ, कांग्रेस का क्या है हाल बता दें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ का मूड जानने के लिए नए सर्वे सामने आए हैं। इस सर्वे रिपोर्ट से बीजेपी को थोड़ी राहत अवश्य मिल सकती है, तो वहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस को चुनौती दे सकती है। दरअसल मतदान से पहले इंडिया टीवी सीएनएक्स ने ओपिनियन सर्वे किया। इस ओपिनियन पोल के रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 90 सीटों में से कांग्रेस 50 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी 38 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाते दिखाई दे रही हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी भले ही बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंची दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके सीटों में इजाफा होने की संभावना ये क्लियर बता रही है कि कांग्रेस के अब वादे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 15 सीटों पर यानी लगभग 16% सीटें दर्ज की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, इस ओपिनियन पोल से उलट बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा कांग्रेस गठबंधन पर अब बात खुद राहुल गांधी करेंगे। जी हाँ, आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुए विपक्षी दलों में अब मनमुटाव नजर आने लगा है। इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। अब गठबंधन को लेकर जल्द ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। ये संकेत हरदोई में लोक जागरण अभियान के दौरान पहुंचे अखिलेश यादव ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का मैसेज आया है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस चाहेगी तो गठबंधन बरकरार रहेगा। राहुल गांधी ने बात करने के लिए मैसेज कराया है। गठबंधन पर अब बात खुद राहुल गांधी करेंगे, लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अगर गठबंधन नहीं करना था तो हमें बुलाया ही क्यों गया था, हमें इसका जवाब चाहिए। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां गुजरात में गरबा खेलते हुए 24 घंटे में 10 लोगों की मौत की खबर, हार्ट अटैक से गई जान। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के साथ देश भर में गरबा आयोजनों की धूमधाम रहती है, लेकिन गुजरात से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। गुजरात में गरबा कार्यक्रमों के बीच दिल के अटैक के हैरान करने वाली घटनाएं देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 10 लोगों की जानें चली गई हैं। पिछले 24 घंटों में गुजरात में नवरात्रि समारोह के दौरान गरबा करते करते समय कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दिल के अटैक से जान गंवाने वालों में किशोरों से लेकर अधेड़ उम्र के लोग शामिल थे, जिनमें सबसे छोटा लड़का 13 साल का था जो दाभोई बड़ौदा का रहने वाला था। बहरहाल दोस्तों, इस मॉडर्न जमाने में नए तरीके से खान पीन के जो तौर तरीके बदल रहे हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं आपके दिल को अफेक्ट कर रहा है दोस्तों। और ये दिल के अटैक की एक खबर नहीं है, इससे पहले भी डांस करते हुए भी कई बार ऐसा देखा गया है, ट्रेडमिल पर देखा गया है दोस्तों, जहां पर दिल के अटैक आ जाते हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में क्या आप भी बाहर का खाना खाते हैं या बिल्कुल नहीं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने हेल्थ का प्लीज ध्यान दीजिए और जितना ज्यादा हो सके बॉडी को हेल्दी रखिए, क्योंकि आजकल का खान पान आप सभी को पता ही है कैसा चल रहा है। बहरहाल इसी के साथ ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी